स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का, ये हमारा पाक अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे आईआर, आप हर जगह इसको कोट कर सकते हो। बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 7 है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कभी भी आपने कोई ऐसा टॉपिक ग्लोबली पढ़ना होता है तो उसकी क्या क्या डायमेंशन होती हैं। इसको आप बेटा मैप के हिसाब से पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है। मैप के हिसाब से कैसे? कि आपने देखना है कि जी ऊपर वाले कंट्रीज में क्या है, नीचे वाले में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है और वेस्ट में क्या हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन सी नेचर के किधर किधर मौजूद है। ठीक है। अभी सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, वो चल रहा है आपके पास रशिया यूक्रेन। राइट। रशिया यूक्रेन, अगर आप रशिया के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास आ जाएगा चाइना इंडिया। ठीक है। चाइना इंडिया जो है वो लद्दाख का जो एरिया उधर ये फेस ऑफ है इनका। ठीक है। एस्काई चिन का जो पार्ट है वहां पे लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे आओ तो इंडिया पाकिस्तान, ऑल टाइम इनकी आपस में लड़ाई रहती है। ठीक हो गया। उसके बाद आप जरा सा मूव कर जाएं तो अफगानिस्तान की इंसर्जेंसी है अफगानिस्तान में ना, टेररिज्म और ये सारी चीजें अफगानिस्तान में मौजूद है। अच्छा जनाब, उसके बाद ईरान कॉन्फ्लिक्ट में है विद यूएसए। ठीक है। ईरान और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं आपके पास। और इसका इसराइल भी कर देंगे हम यहाँ पे ना, इसका यहाँ से मसला चल रहा है। अच्छा जनाब, उसके बाद अब अगर आगे बढ़े मैप के अंदर तो आपको पता चलेगा कि जी और दुनिया में कहाँ कहाँ पे मसाइल चल रहे हैं। फिलहाल आपका ये सी वाला पोर्शन हो गया। अब आप अपने वेस्ट की तरफ चलें जहाँ पे आपके पास गल्फ स्टेट्स आ जाएंगी। तो वहाँ पे आपका सऊदीया है, ईरान है। अब सऊदी और ईरान का ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन चाइना इनको ना इकोनॉमिकली लेकर आ रहा है वापस। ठीक है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में तो आप इसको बिल्कुल जिक्र करोगे, लेकिन आप पता नहीं सीपैक में जब उसको कनेक्ट करेगा या जो भी उसका विजन होगा आगे का, तो हमें उसका ना अभी कंफर्म नहीं है कि क्या होना है उसके साथ। ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा वर्ल्ड के अंदर देखें तो आपको मिलेगा अर्मीनिया और अजरबैजान। ठीक है। इनका कॉन्फ्लिक्ट है, अर्मीनिया और अजरबैजान। सही है। इसके अलावा जब आप ये सूडान वगैरह की साइड पे आते हैं तो यहाँ पे चल रहा है आपके पास मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये इंटरनल वॉर्स है इनकी। सही है। उसके बाद आप म्यांमार, म्यांमार और रोहिंग्या में जो जेनोसाइड वाला मामला चल रहा है, तो एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट आपके पास बहुत बड़ा चल रहा है। सही है। उसके बाद जनाब आप शिफ्ट हो जाएं तो आपको मिलेगा यहाँ पे यूएसए वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत बड़ा एक मसला चल रहा है। इसी तरीके से और आपको कौन से मुल्क पे मसला लग रहा है जो कि न्यूज भी बन रही है आजकल? सोचें। अच्छा, कुछ जो आपका अरब स्प्रिंग आया था ना, कुछ उसके जो है ना अभी भी इम्पैक्ट मौजूद है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में। हाँ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का एक मसला चल रहा है यहाँ पे। रशिया, यूएस, फलस्तीन, इसराइल है। उसके बाद सीरियन कॉन्फ्लिक्ट है, यमन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर तालिबान हैं, टीटीपी आपके पास है, मतलब ये तो कहीं ना कहीं मौजूद ही है। ठीक है। उसके बाद और क्या इश्यूज हैं? रशिया और यूएस कोल्ड वॉर है एक तरीके से इनकी। रशिया वर्सेस नेटो कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। ये सब अभी चल रहा है। इसी तरह से आपने देखना है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं इस टाइम पे जिनके अंदर मसाइल हैं। ठीक है। कौन कौन से ऐसे ममालिक, जैसे इंडिया है। इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है। इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट के जो शोर है हम इसको देखेंगे। और देखें किस मुल्क के अंदर अभी आप देखें बांग्लादेश के अंदर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो ऑब्वियस है सारी चीजें, बांग्लादेश के अंदर भी मसाइल मौजूद हैं।
सीख लो। अच्छा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो किन किन बेसिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, पहले जमाने में जो लड़ाई होती थी वो थी रिलीजन के बेस पे। ठीक है, जो आपकी 30 इयर्स वॉर हुई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स वाली, तो वो हुई थी रिलीजन की बेस पे। उसके बाद जो वॉर होना शुरू हुई ना, वो लैंड की बेस पे हुई। ठीक है, हम कोलोनाइजेशन कहते हैं ना, तो वो लैंड की बेस पे जो भी आपके पास वॉर्स हुई। अब अभी कौन सी वाली चलिए, रशिया यूक्रेन जो है वो किस वजह से है? ठीक है, वो जमीन का मामला है कि जी नहीं, ये पार्ट हमारा है, वो पार्ट हमारा है। अपनी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में दोनों ही कंट्रीज जो है वो परेशान है। अर्मीनिया अजरबैजान आप देखें, ये देखिए, इसी तरीके से कश्मीर का जो इशू है, ये सारे आपके पास इसमें लैंड भी है और आइडियोलॉजी भी हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि जी हमारी आइडियोलॉजिकल वॉर भी मौजूद है यहाँ पे। इसी तरीके से आइडियोलॉजी के अंदर आपके पास तालिबान भी है। ठीक है, जो मुजाहिदीन और टीटीपी वगैरह आ जाएगी सारी, ये सब क्या है आपके पास? ये भी आइडियोलॉजिकल वॉर है। अच्छा, ये आपके पास जो रिलीजन की बेस पे इसराइल फलस्तीन। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपके पास जो सऊदी अरब का मसला चल रहा है ईरान के साथ, वो क्या है? सेक्टेरियन बेस के ऊपर है। ठीक है, बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे सूडान वगैरह में मामला चल रहा है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी। ये सब कुछ उनका इंटरनल मामला चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इतनी सारी चीजों को अगर हम स्टडी कर लें, तो इसके बाहर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें। कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, ताकि मैं उसको इतनी इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड कर दूं कि आप आराम से जो है ना वो इसको लिख सको पेपर में। मुझे नहीं पता। देखो, मैं ना ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया जनरेट हो जाए। देखो, रशिया यूक्रेन आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का जब अलाय बन जाता, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि रशिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, उसका मसला आता। ठीक है, चाइना और इंडिया का आस्काई चीन पे एक मसला चल रहा है। ठीक है, कि ये कहते नहीं वो पार्ट हमारा है, वो पार्ट हमारा है। इंडिया पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जी तालिबान की हुकूमत है, तो ये इन्होंने मसला क्रिएट किया हुआ है। ईरान और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी ईरान सेक्टेरियन। अर्मीनिया अजरबैजान का जो मसला है, वो लैंड के कुछ पोर्शन के ऊपर है। ठीक है, वो लैंड के पोर्शन पे कुछ एरिया जो है इन दोनों के दरमियान में, वो दोनों क्लेम करते हैं। अर्मेनिया कहता है हमारा, अजरबैजान कहता है वो हमारा एरिया है। अब वो जो चीज है ना, वो कहलाती है नगोर्नो काराबाग। ठीक है, ये आपने सुनी होगी ये टर्म। ये पेपर में भी आया था, सीएसएस 2021 में शायद आया था, नगोर्नो काराबाग। और उसको इन्होंने कनेक्ट किया था कश्मीर के साथ। तो ये सवाल मैंने अटेम्प्ट किया था उस टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा आपके लिए। अब इस पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, कि जी अजरबैजान को तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है, अर्मीनिया को कुछ और लोग सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से हर वॉर के अंदर होता है कि दो पार्टी सिस्टम होता है। एक जो है वो अर्मीनिया को सपोर्ट करने वाली लोग हैं, और दूसरे जो है वो किसको सपोर्ट करें? अजरबैजान को। तो इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट ना, ये हर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से रीसरफेस हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा 2021 का पेपर ना जाके, जहां तक मुझे याद है मैंने अटेम्प्ट किया है इस सवाल को। आप इसको जाके देखें कि जी ये क्या सवाल था, कि नगोर्नो काराबाग का इंसिडेंट और उन्होंने कश्मीर को ना मिला दिया था।
सही जनाब। कैसे लिखना था, उन्होंने एक सवाल दिया था कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है, ऐसा कोई सवाल था जहाँ तक मुझे याद है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, बिकॉज उन दिनों में ये टॉपिक बहुत हाइप पे था, नगोर्नो काराबाग वाला, तो ये मैं करके गया था टॉपिक ना। तो लकीली ये मुझे आता था, तो मैंने इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट में बना दिया था इस टॉपिक को, कि आपने पहले ये पढ़ना है। जी जी, अब आपने दोनों को करना है। अब अर्मेनिया अजरबैजान, इसको पहले आपने स्टडी करना है कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों हो रहा है, क्या अर्मीनिया की आइडियोलॉजी क्या है, अजरबैजान क्या है। उसके बाद अब देखें कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, अब कश्मीर तो सीधा सीधा जितना हमें पता है इसके अंदर कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है। माइट भी ये कल्चर भी आ सकता है इसके अंदर जब आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों का स्टांस क्या है, दोनों कंट्रीज का। ठीक है, इस केस में अर्मीनिया अजरबैजान का, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का स्टांस देखेंगे हम। ठीक है, कि दोनों क्लेम क्या करते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि भाई हुआ क्या, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ठीक है? उसके बाद ये देखेंगे कि बैरूनी सपोर्ट जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्या मिल रही है, उस एरिया का बेनिफिट क्या है। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वाई वी आर फाइटिंग फॉर कश्मीर। ठीक है, हम तकरीबन कोई 76-77 ईयर्स हो गए जब से हम आजाद हुए, हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। हमारा फौजी सियाचिन पे होता है, हमारे फौजी जो है बॉर्डर पे बैठे हुए मर रहे हैं लोग। तो कश्मीर के लिए हम लड़ क्यों रहे हैं, द क्वेश्चन इज क्यों। तो सिमिलर आप यहाँ सवाल करोगे कि जी अर्मीनिया अजरबैजान का मसला क्या है और वो क्या फायदा क्या हो रहा है। सिमिलर रशिया यूक्रेन का फायदा क्या है। ठीक है, कि भाई चले रशिया यूक्रेन तो है, लेकिन ये सब करके रशिया को फायदा क्या हो रहा है ना, फिर अब आपको पता चलेगा कि इसमें रशिया के नेशनल इंटरेस्ट मौजूद है। बात समझ में आती है, इस तरह से कंपेयर किया जाता है। पाकिस्तान तो आइडियोलॉजी ज्यादा अपने इंटरेस्ट, सभी अपने इंटरेस्ट के लिए, आइडियोलॉजी तो किसी की भी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, बेनिफिट के बाद हम देखते हैं कि जी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको कैसे समझा जाता है, और फिर रोल ऑफ ओआईसी, सार्क, यूएन, हम इनके रोल भी डालेंगे। तो बेटा ये कुछ डायमेंशन है जिसके ऊपर आप चीजों को कंपेयर और कंट्रास्ट करोगे। समझ में आती है बात। ठीक है, स्टांस क्या था, हिस्ट्री क्या है इनकी, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, फायदा किसको पहुंचेगा, ग्लोबली लोग क्या सोचते हैं, ओआईसी, सार्क और यूएन इसके बारे में क्या। आपके पास दो मेजर प्लेयर्स हैं आपके पास, एक यूएसए एक चाइना, आप इसका स्टांस भी डालोगे, क्योंकि यही दो हैं अभी टॉप पे, तो आप ये डालोगे कि यार यूएसए इसके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देखो जैसे अर्मीनिया अजरबैजान से हमारी इकोनॉमी पे कोई मसला नहीं है, हाँ, कश्मीर वाले से हमारी इकोनॉमी पे मसला है, रशिया यूक्रेन से हमारी इकोनॉमी पे मसला है। ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी पे ऐसा कोई मसला नहीं है, ऑल दो वो हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो यू नीड डिफरेंट डायमेंशन, जैसे मैंने उस दिन आपको सिखाई थी ना कि कोई भी टॉपिक आएगा तो उसके अंदर आपने सोचना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी। अब इस तरह के टॉपिक पे आपको ये देखना है कि यार अच्छा हमारा जो कनेक्शन है इसके अंदर, देखो पॉलिटिकली क्या है, इकोनॉमिक क्या है, हमारे सोशल में फर्क पड़ेगा, हमारा रिलीजन क्या कहता है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे क्या फर्क आएगा। तो इस सवाल को ना जरूर अटेम्प्ट करना, लेकिन पहले इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगी। अगर आपको नगोर्नो काराबाग का नहीं पता तो आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि इन सब चीजों को जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और थोड़ी थोड़ी बेटा, ज्यादा नहीं।
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेना सबके बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अरब स्प्रिंग, अब जब तुम अरब स्प्रिंग सर्च करोगे ना, ये बहुत बड़ी चीज है अरब स्प्रिंग। 2011 में शुरू हुआ, इसमें टूनिसिया आया, लीबिया आया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपको एक यूट्यूब की वीडियो भी बता सकती है, कोई किताब भी बता सकती है आपको। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन नगोर्नो कराबाख एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट? यस, इसी क्वेश्चन के लास्ट में कोई रिकमेंडेशन देना होगी? नहीं, रिकमेंडेशन नहीं देंगे। पहले आप इसमें हेडिंग लगाओगे अपने पास, जैसे मैंने भी किया था, इसमें मैंने सिमिलैरिटीज की हेडिंग लगाई थी। ठीक है, तो मैंने सिमिलैरिटीज बताए थे। अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि ये मैंने टॉपिक जो है ना पढ़ा हुआ लिखा हुआ होगा मेरे पास, बट मुझे एज सच इसकी वो डायमेंशन भूली हुई है। डिफरेंसेस बता देंगे, क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं। अच्छा, मैंने शायद इसके लास्ट में, क्योंकि मेरे एक लिखने का स्टाइल है, तो मैंने इम्पैक्ट जरूर किए होंगे इसके ना, कि ग्लोबली इसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं इन मसाइल को, आप ये भी लिखोगे इसमें। बिकॉज आपको ना, टू बी ऑनेस्ट ना बेटा, किसी को याद नहीं रहता वो पेपर में क्या लिख के आता है, साफ सी बात है। ठीक है, आप लोग जो मुझे इवेल्यूशन कराते हो, अगर आपको मैं बोलूँ ना कि अभी आपने जो ऐसे लिख के मुझे चेक करवाया है, क्या आप वैसे ही डिट्टू दोबारा लिख सकते हो? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, दोबारा नहीं लिख सकता। असल में वो जो मूवमेंट होता है ना पेपर का, उसमें आपके जहन में कुछ भी नहीं होता, आप जो लिख कर आ जाओ लिख। तो जहां तक मुझे ख्याल है कि शायद मैंने इस तरीके का मामला किया उस सवाल के साथ। ठीक है, अब इसमें ये था कि हेडिंग्स वगैरह लगा के आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये आ सकता है पेपर के अंदर, क्योंकि 2021 में आया हुआ है। इसी तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था श्रीलंकन क्राइसिस ना, श्रीलंकन क्राइसिस एंड लेसन फॉर पाकिस्तान। अब ये उस टाइम पे प्रिपेयर किया, लेकिन ये पेपर में आया ही नहीं, हालांकि हर जगह मैगजीन्स वगैरह में बहुत आ रहा था। इसी तरीके से बच्चे जो है ना अभी सब प्रिपेयर करोगे इसराइल फलस्तीन, और हो सकता है पेपर में दे ही ना इसकी कोई भी डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मैं कुछ आपको बता देता हूँ तरीका, कि अगर आपने इनके बारे में इसको पढ़ लेना वैसे लाजमी, क्योंकि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ना, ये जरूरी है बेटा आपके लिए पढ़ना। अगर आपको इनके ऊपर कमांड नहीं होगी ना, इन सारी चीजों को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, विच मीन्स कि आप एक बड़े हॉलो किस्म के ना, खोखले किस्म के सीएसएस एस्पिरेंट हो, जिसको पता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जी खालिस्तान मूवमेंट क्या है, और इंडिया में क्या मामला हो रहा है, कनाडा में जाकर घुस के जो मारा जा रहा है सिख को, वो क्या सिलसिला है पूरा के पूरा। ये बांग्लादेश में अभी ऐसा क्या चल रहा है कि जी वहां पे हड़तालें हो रही है। यमन की क्या स्टोरी है, टीटीपी तालिबान के मोटिव्स क्या हैं। नॉर्थ कोरिया का ऐसा क्या इंटरेस्ट है जिसकी बिना पे वो यूं कर रहा है। रोहिंग्या में जो जेनोसाइड हो रहा है मुस्लिम के खिलाफ, उसको। सूडान का कॉन्फ्लिक्ट कोई और शक्ल ले सकता है या नहीं ले सकता? क्या जब से चाइना आया है तो सऊदी ईरान का मामला खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म होगा? ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपना नरेशन कैसे बिल्डअप करते हैं? सबसे आसान काम ये है कि आप देखें दोनों के बेनिफिट की, पेपर में भी स्पेशल में आया ना, तो इसको मैंने अटेम्प्ट किया इस सवाल को। तो इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट किया कि जी बताया कि सऊदीया का फायदा क्या है, ईरान का फायदा क्या है इससे, और सी पैक में चाइना को क्या फायदा होगा इससे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आपने हर किसी को इंडिविजुअली लिख के बताना है कि देखो ये सऊदीया का फायदा है, ये ईरान का फायदा है, ये पूरी दुनिया का फायदा है। ठीक हो गया? फिर ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट यूएसए के साथ चल रहा है, उसके रिपरकशंस क्या आएंगे। अब वर्ल्ड जो है ना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एक सिलसिले में जा रहा है। इसका ऐसे भी आया था, दुनिया कॉम्प्लेक्स क्यों हो रही है देखो जरा। ईरान, इसराइल। ठीक है, इसराइल को एक ही मुल्क से थ्रेट है जो कि ईरान है। अब ईरान पे जैसी पुआ करके इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई थी, और किसने लगाई थी? यूएसए ने, ताकि ईरान कभी सर ना उठा सके अपना। सही। लेकिन होता क्या है कि ईरान जब सपोर्ट में आ जाता है किसकी, चाइना की, तो चाइना इसको बैक कर रहा है यहाँ से।
एंड चाइना बीइंग द राइजिंग पावर ईरान को जब बैक कर रहा है, तो अब वो ईरान को कनेक्ट करवा रहा है सऊदीया के साथ। जब ईरान और सऊदीया मिल जाएंगे तो इनका गल्फ नेशन के अंदर जीसीसी में एक अलग ऑरा होगा, मतलब बहुत पावरफुल हो जाएगी। यूएसए का सऊदीया से फिर कोई लिंक नहीं होगा, इनके ताल्लुकात वैसे ही खराब चल रहे हैं। तो अगर चाइना सऊदीया और ईरान मिल जाते तो मिडिल ईस्ट पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, और वर्ल्ड एक बार फिर से जो है वो चला जाएगा मल्टीपोलैरिटी पे। समझ आ रही है बात? वर्ल्ड किधर चला जाएगा? मल्टीपोलैरिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को देखना है। क्या रिपीट कर दूं तौसीफा? मुझे तो खैर याद भी नहीं रहता मैंने क्या बताया आपको। पहले फिर भी ट्राई करता हूँ, बोले कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई? ईरान चाइना और सऊदीया वाली, अच्छा। आह, देखते हैं। देखो अभी रिसेंटली एक डील ब्रोक हुई है ईरान, सऊदीया और चाइना की। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया, चाइना का जो प्रेजेंस है ना वो पूरी दुनिया में चाह रहा है। ठीक है, चाइना को अगर आप देखें तो चाइना का जो ये वाला पार्ट है ना, ये साउथ चाइना सी वाला, यहाँ इसका इन्फ्लुएंस है। मतलब अच्छे में है बुरे में है वो है इसका, यहाँ से पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है ये। ठीक है, अब इसको जो है ना अपने आप को करना है एक्सपेंड। तो ये वाला जो पार्ट है ना मिडिल ईस्ट का, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, इधर इसकी इन्फ्लुएंस कम है और यूएसए की इन्फ्लुएंस ज्यादा है यहाँ पे ना, ड्यू टू इसराइल। सही। तो अब चाइना ने क्या किया कि चाइना ने यहाँ से ईरान को पकड़ा और ऊपर से सऊदी उठाया, और उसने इनको ऑफर की कि जी हम आपको अपने बीआरआई के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं, और डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हम आपके साथ कर लेंगे डिफरेंट बिलियन डॉलर्स के। अब थिंग इसके सऊदी एग्री क्यों हुआ, ईरान एग्री क्यों हुआ? हालांकि एक शिया सुन्नी फसाद है ना, इन दोनों में तो शिया सुन्नी फसाद है जो कि कयामत तक ऐसे ही रहेगा। तो सऊदिया के अपने स्टेक्स हैं, बिकॉज सऊदिया जो है वो एक जाइंट बनना चाहता है। इसका विजन 2030 पढ़ना, सऊदिया का विजन 2030 ये है कि ये ऑयल से शिफ्ट हो जाएंगे टूरिज्म पे। ठीक है, ये अपनी एक सिटी बना रहे हैं, नारू करके इनकी सिटी का नाम है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद। अब वो चाह रहा है कि जैसे दुबई नहीं है, ये अपने आप को टूरिज्म पे शिफ्ट करेगा। सही है, और जाहिर है फिर इसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। ईरान का जो मामला है, ईरान को यूएसए वाले शक्ल्स को तोड़ना है। तो अभी ईरान की जो सारी तवज्जो है वो कभी यमन पे है, वो सीरिया पे है, वो फलस्तीन के अंदर लगी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि इनके आर्म्स जो राइवल्स हैं जो जिनको ईरान सपोर्ट करता है, हमास हो गया और डिफरेंट है, और वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? वो सऊदी के अगेंस्ट ना। क्योंकि जिस मुल्क में जैसे सीरिया है, अगर बशर उल असद की गवर्नमेंट है वहां पे, तो बशर उल असद की एक गवर्नमेंट है और एक उसकी अपोजिशन है। तो जो शिया मेजोरिटी है वो शिया को सपोर्ट करती है और सुन्नी मेजोरिटी सुन्नी को करती है, जिसकी वजह से ईरान और सऊदीया दोनों के दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ठीक है, कोई सा भी मुल्क हो, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी दुनिया की जगह हो, अगर वहां पे ईरान अगर ए को सपोर्ट कर रहा है तो सऊदीया हमेशा वहां बी को सपोर्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। ये अपना पैसा हर कुछ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी लड़ाइयों में। तो जब चाइना ने इनको ये ऑफर की तो इन्हें ये बात समझ में आई कि देखो हमें बेनिफिट क्या है, जब सऊदी और ईरान बेटा मिल जाएंगे तो सऊदी के बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे। सऊदी अपना जो पैसा दूसरी जगहों पे लगाता था वो अपने विजन 2030 की तकमील में लगाएगा।
ईरान के साथ दोस्ती होने से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज मिल जाएगा उसे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो चोक पॉइंट है, और ईरान उसको चोक नहीं करेगा कभी भी, बोलेगा भाई आप सप्लाई कर लो यहाँ से तेल। तो इसमें चाइना का भी बेनिफिट है, सऊदीया का भी, और ईरान का भी। तो अगर हम वर्ल्ड को देखें अभी इस टाइम पे, तो रशिया ने अटैक करके यूक्रेन पे बता दिया कि जी मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है। रशिया बाय ज्योग्राफी सॉलिड कंटेंडर है। चाइना बाय इकोनॉमी ये सॉलिड है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया राइजिंग पावर है। ठीक है, आपको एशिया में तीन बड़े जाइंट मिल गए यहाँ पे। ठीक है। जीसीसी की अगर बात करें यानी गल्फ की, यस, गल्फ की अगर आप बात करें तो अब गल्फ में क्योंकि ईरान और सऊदी आपस में मिल जाएंगे तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक हो गया। और ऊपर आप जाए यूएसए तो है ही यहाँ पे। फिर जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, इनके साथ ब्राजील के साथ मिलके ये क्या कर रहे हैं, ये डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। ना व्हाट इज डी डॉलराइजेशन, ये डॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं अपनी अपनी करेंसी से। क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा किस पे बेटा, डॉलर के ऊपर है। सही है ना। अब कोई भी मुल्क आइसोलेशन में नहीं रहता, सब ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन तरह की दुनिया में ना निजाम होते हैं। ठीक है, बस ये बात करेंगे फिर इसको खत्म करेंगे। तीन तरह के निजाम है, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। तीन ही निजाम है आपके पास। पहले जो दौर था ना आपका हिस्ट्री में, वो मल्टीपोलर था। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर थी, फ्रांस था, जर्मनी था, हिटलर था। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड था, यानी हर किसी के पास ताकत थी और हर कोई अपना अपना इन्फ्लुएंस रखता था। बायपोलर कब हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 में। 1945 में शुरू हुई कोल्ड वॉर। दिस इज बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। सिर्फ दो ताकतें थी, बाकी कुछ भी नहीं था। जब अफगानिस्तान इन्वेजन खत्म होती है 1989 में, या 1991 तक, जब ये खत्म हुआ ना, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ यूएसए जो कि सोल सुपर पावर हो गया। अपनी इकोनॉमी, अपनी आर्मी, इस चीज के ऊपर जो है ना, ये सोल सुपर पावर बन गया। तो अब सवाल यही आ रहा है, दुनिया के तमाम एनालिस्ट वगैरह अब यही देख रहे हैं कि अब जो वर्ल्ड है वो किस करवट जा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, ये दुनिया का भी सिलसिला चल रहा है हमारा। कोई इकोनॉमी में ऊपर है, कोई राइजिंग पावर है, कोई ऑलरेडी ऊपर से बैठा हुआ है। तो फॉर दिस रीजन आपको ग्लोबल डायनामिक्स पता होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का आईआर है, यूएसए हिस्ट्री है, वो इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये अगर आपने कुछ किताबें वगैरह पढ़ी हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इन इश्यूज के ऊपर, तो आप बता सकते हैं। ये पेपर में भी आया था 2023 में। जी, 2023 में ये सवाल आया था कि दुनिया का जो रुख है वो, आप ही शायद यूएस हिस्ट्री में आया था, किधर देख रहे हैं। तो मैंने इसको मल्टीपोलर किया था, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं। और अगर आप फरीद ज़िकरिया की बुक है, अगर आप उसका थोड़ा सा मुताला करें, मेरा ख्याल से पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के नाम से कोई उसकी वो है बुक, तो उसके अंदर भी उसने यही चीज मेंशन की हुई है कि पांच बड़े स्टेट जो कि आफ्टर यूएसए आ सकते हैं, उसने एक इंडिया का नाम दिया है, एक ब्राजील है, एक मेरा ख्याल से चाइना है, मैक्सिको है, और एक और कंट्री है। तो ये छोटे छोटे कंट्रीज जो है ना, अब ये पावर में आएंगे। ठीक है, बताएं, यहाँ तक क्लियर हुई बात। यार ये बुक जो है फरीद जकरिया की मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा इसकी ना। बट अभी खैर वो इतनी बड़ी बुक है, उसको कोई पढ़ने का कोई फायदा है नहीं ऐसे कोई। यही नाम है मेरा ख्याल से उसका, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, मैंने किसी जमाने में पढ़ी। यहाँ तक सारी कुछ खिचड़ी जो है वो क्लियर हुई है आप लोगों को, दुनिया चल कैसे रही है इस टाइम पे। सारे कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट सारा कुछ चक्कर, इसे कहते हैं ले आउट देना। ठीक है। अब अगर ये चीजें तुमने खुद से पढ़नी होती है ना, तुम पूरा महीना लगा दो, ये चीजें नहीं कवर होनी।
मैंने आपको पूरा लेआउट बता दिया, दुनिया में चल क्या रहा है, हर चीज हर जगह से। और उसके बाद बात ये की जाएगी कि आप किन बेसिस के ऊपर कहते हैं जी मल्टीपोलर हो तो ठीक है, नहीं यूनिपोलर की निस्बत। देखो यही तो मामला है कि हिस्ट्री क्या कहती है आपकी। आप देखें कि जब दुनिया मल्टीपोलर थी तो सबसे ज्यादा फसाद हुए। भाई मल्टीपोलर में फसाद हुए ना, ऑटोमन एम्पायर लड़ाई कर रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई दो वर्ल्ड वॉर्स हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। एक में 40 लाख बंदा मरता है, दूसरे में 60 लाख मरता है, कोई करोड़ों बंदा तो आपने मल्टीपोलर में मार दिया। फिर जब बायपोलर होती है दुनिया, तो बायपोलर में भी कोई इतना मसला नहीं था, यहाँ पे कोल्ड वॉर थी जो कि टैक्टिक्स की गेम थी, और अनसर्टेनिटी बहुत थी। 1962 है मेरा ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है, अगर हम इस इंसिडेंट की बात करते तो हमें यही डर था कि कब कौन किसको मार दे, कब न्यूक्लियर वॉर हो जाए बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर के अंदर फिर हेजिमोनी आ जाती है किसकी, जो एक सिंगल बंदा होता है। ठीक है, सो वी विल से कि थूसिडाइड ट्रैप जो है, थूसिडाइड ट्रैप, नाउ व्हाट इज थूसिडाइड ट्रैप? ये एक थ्योरी है कि जब कोई एक सुपर पावर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होती है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं यूएसए की, इस पॉइंट के ऊपर यूएसए मौजूद है, ये है नंबर 1 रैंक पे, तो कभी ना कभी इसको नंबर 2 या नंबर 3 पे आना होता है। तो अब एक राइजिंग पावर आएगी आपके पास, जो कि है चाइना। चाइना राइजिंग पावर है, ये आहिस्ता 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 इसका ग्राफ जो है वो बड़ा होगा, और ये इसको सरपास कर जाएगी। तो अगर एक ऑलरेडी मौजूद पावर को कोई दूसरी राइजिंग पावर सरपास कर जाए, दिस इज कॉल्ड थुसीडाइड ट्रैप। और अगर उर्दू में आपने समझना है तो ये देख लें कि जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। ठीक है, दो लाइन आपके पास मौजूद होंगे, तो इनमें इसी चीज की बर्तरी चलती रहेगी जी, कौन बेटर है कौन बेटर है। ठीक है जनाब। तो होप सो कि अब आप लोग जो है इसके ऊपर डेटा वेटा कलेक्ट करेंगे। आसान तरीका तो ये कि हर पॉइंट को भाई यूट्यूब से पढ़ लें या कोई आर्टिकल खोल लें, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, ये बेनिफिट देगा आपको, ये वाला जो पार्ट है ना। सही है, क्योंकि सवाल कहीं से कुछ भी उठ के आ जाएगा। सही है, 2 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद फिर मैसेज क्लास। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, चल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।